तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, और फिक्स्ड एसेट जैसे हमारी प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। क्या सर लैंड के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगता है? नहीं सर, जनरली अमूमन ये देखा जाता है लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट होती है, बहुत सारे फैक्टर है इसको चीज को इफेक्ट करने वाले, जैसे पॉपुलेशन हो गई, जैसे और बहुत से कारण होते हैं कि हमारे पास में लैंड की कमी होती जाती है, और जिस चीज की सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है ना, उसकी वैल्यू घटती नहीं है, बढ़ती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में हम बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लैंड हमेशा एप्रिशिएट ही होती है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है सर? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि सर हम डेप्रीसिएशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या कारण है, जरूरत क्या पड़ी हमारे को, क्या जरूरत है हमें डेप्रीसिएशन लगाने की अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, क्यों लगाएं हम? तो सर यहाँ पे आपका जवाब है नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? टू असर्टेन द ट्रू रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब समझा दूं? इसका मतलब ये बता देता हूं कि सर हमारे जो ऑपरेशन है, जो हमने काम किया है, उसके अंदर एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है। फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है जी, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट्स दोनों एक जैसे ही हैं। इसके अंदर क्या बताया गया है कि सर मैंने ऑपरेशन किया, मैंने प्रोडक्शन किया, मैंने इस पेन को बनाया, मैंने इस पेन को बनाया, और इस पेन को बनाने में मुझे प्लांट एंड मशीनरी का यूज करना पड़ा। प्लांट एंड मशीनरी का कितना % यूज करना पड़ा, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी की क्या वैल्यू मैंने इस पेन को बनाने के लिए यूटिलाइज की, वो मशीन का डेप्रीसिएशन है। तो मुझे क्या पता लगता है कि मेरे प्रोडक्शन के अंदर डेप्रीसिएशन या फिर मशीनरी के उस पार्ट का जो डेप्रीशिएट हो चुका है क्या रोल रहा, ये पता करने के लिए मुझे डेप्रीसिएशन लगाना पड़ता है। जैसे मान लो 5 लाख की मशीन है और ये एक पेन बना है जिसकी की कीमत 10 रुपए है, तो बताओ, सोचने वाली बात है बच्चों, क्या 5 लाख रुपए की मशीनरी बिल्कुल खत्म हो चुकी? नहीं सर, ऐसे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों पेन वो बना देगी, उसके बाद वो मशीनरी खत्म होगी। तो कहने का मतलब है 5 लाख में से कितना अमाउंट मैंने इस पेन को बनाने में खर्च किया, ये पता लगता है मुझे मेरे डेप्रीसिएशन के अमाउंट से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टू असर्टेन ट्रू रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि एक्चुअली कितना खर्चा हुआ, और लास्ट में भी यही लिखा हुआ है टू असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कितनी कॉस्ट हमारे ऑपरेशन के अंदर खर्च हुई। भाई जब पता होगा तभी तो मैं इसकी पॉलिसी बना पाऊंगा ना कि यार इतना डेप्रीसिएशन लग रहा है, ये डेप्रीसिएशन ज्यादा लग रहा है, इसको थोड़ा कम करने के लिए, ताकि मशीनरी धीरे धीरे खत्म हो। ठीक है, कोई पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि डेप्रीसिएशन लगा कितना है। चलो जी आगे देखते हैं क्या लिखा है। टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो, फिक्स्ड एसेट है ना, फिक्स्ड एसेट है ना, मैं ये कहता हूं मैंने 5 साल पहले खरीदा था 5 लाख रुपए का, आज भी उसकी वैल्यू 5 लाख ही दिखा रहा हूं बैलेंस शीट के अंदर, एसेट है बैलेंस शीट के अंदर आएगा, आज भी उसकी वैल्यू अगर 5 साल बाद 5 लाख रुपए दिखाऊं, तो क्या ये बैलेंस शीट के ऊपर विश्वास किया जा सकता है? लोग कहेंगे धोखेबाज है ये इंसान, धोखा दे रहा है, 5 लाख की मशीनरी नहीं है ये, इसकी वैल्यू कम हो चुकी है। आप अपने घर में भी कोई गाड़ी खरीदते हैं, घर में कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो 5 साल पुरानी गाड़ी की क्या सेम वैल्यू होती है? नहीं सर, न्यू की अलग होती है, 5 साल बाद कुछ अलग होती है। तो हमारे को पता लग जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास में टू एक्युमुलेट फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं सर हम डेप्रीसिएशन? ताकि हम धीरे 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 गुल्लक के अंदर कुछ अमाउंट जो है वो जोड़ सके डेप्रीसिएशन के नाम पे। हमने क्या किया, हमने हर साल का पता लगा लिया कि इतना अमाउंट जो है वो कम होता जा रहा है,
इतना अमाउंट जो है वो कम होता जा रहा है प्लांट एंड मशीनरी का। मुझे मालूम है कि ये एस्टिमेटेड लाइफ इस प्लांट एंड मशीनरी की कितनी है सर, 10 साल है। 10 साल बाद मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा इसको, 10 साल बाद रिप्लेस करना पड़ेगा, तो सर मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो ये अरेंजमेंट कैसे करूंगा, ये मुझे कौन बताएगा, ये डेप्रिसिएशन बताएगा कि कितना अरेंजमेंट करना है हर साल, ताकि मैं 10 साल बाद एक नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर सकूं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में क्या, कि हमारे फैक्टर्स क्या हैं जो डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करते हैं। बहुत से लोगों को समझ में आता होगा, हाँ सर ये तो हमें मालूम है, अभी पता लग जाएगा कितना मालूम है। कहने का मतलब ये है कि आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि फैक्टर्स क्या हैं जिससे कि डेप्रिसिएशन इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती करते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट, चलिए इसको डिफाइन करते हैं कि सर व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एसेट, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एसेट। मैं ये कहता हूं कि हम इंडियंस हैं और हमारे को है ना अपनी वैल्यूज जो है ना बढ़ा चढ़ा के दिखाने में मजा आता है। तो मैंने क्या किया, मैं एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करके लेके आया, कितने में, 5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए में। तो ये क्या है, परचेज कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है सर, ये तो बेस है हमारा। नंबर 2, मैंने उसके ऊपर खर्चे किए, कौन से खर्चे किए, मैंने उसके ऊपर खर्चे किए सर कैरेज के, कैरेज ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। रिक्शा का किराया खर्च किया, लेट्स से वो रिक्शा का किराया 10,000 रुपए था लेकर के आने तक। फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड किए। इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, सर मैं ना एसी लेकर के आया और मैंने उसके लिए एक खिड़की बनवाई या फिर वायरिंग करवाई, जिससे कि स्टेबलाइजर होता है ना हमारे पास में, स्टेबलाइजर क्या करता है, स्टेबल करता है सर इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो जरूरी पार्ट था उसके लिए। तो मैंने इसको इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर के अंदर ले लिया, लेट से 20,000 रुपए को मैंने एज अ इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर लगाया। ठीक है सर, इसके बाद हमारे पास में जो अमाउंट आ जाते हैं, या फिर कोई ऐसी कॉस्ट, लास्ट में मैं क्या कहता हूं, एनी कॉस्ट विच इंक्रीजेस इट्स वैल्यू, वो ऐड कर देंगे, और जो लास्ट में आ जाएगा हमारे पास में वो क्या है सर, वो कॉस्ट ऑफ एसेट है, वो कॉस्ट ऑफ एसेट है। तो हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि हमारे पास में कॉस्ट ऑफ एसेट है क्या, ये सारे खर्चे। शॉर्ट में बताऊं, मशीनरी को खरीद करके लेके आए हो, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, मशीनरी को खरीद करके लेकर के आए हो से जब तक आप उसको पुट टू यूज नहीं कर देते, पुट टू यूज का मतलब जब तक आप उसको यूज के लायक नहीं बना देते, कि मैं मशीनरी परचेज करके लाया, आज से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया मेरा, आज से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया मेरा, तो आज से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, तो सर सिंपल सी बात है, जब से मशीनरी लेकर के आया था से जब तक मेरा प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट हो जाता, तब तक के जितने भी खर्चे हैं ना सर मशीनरी के ऊपर, सब जोड़ दो, तो हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट निकल करके आती है। इस चीज को नोट किया आप लोगों ने, किया तो ठीक है, नहीं किया तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे नेक्स्ट फैक्टर बताना है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास में, हम ये कर चुके। नेक्स्ट फैक्टर है सर हमारे पास में एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। हमारी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर ये जो है हमारे पास में एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ जो है, ये पता लगाना क्यों जरूरी है सर। 5 इयर्स चलेगी और 10 इयर्स चलेगी, अगर हम ये नहीं पता लगा सकते
तो हम डेप्रिसिएशन को एग्जैक्टली किस तरीके से मानेंगे, किस तरीके से मानेंगे, यानी कि सोचने वाली बात है, हम उसके ऊपर पॉलिसीज ही नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमारे को पता ही नहीं है कि हमारी जो क्या नाम है मशीनरी है वो कितने समय तक चलनी है, कितने लंबे समय तक चलनी है या कितने शॉर्ट टाइम पीरियड तक चलनी है। तो हम डेप्रिसिएशन तो लगाते हैं पॉलिसीज बनाने के लिए ही ना, तो सर हम पॉलिसी बना ही नहीं पाएंगे। तीसरा है हमारे पास में एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि स्क्रैप वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब स्क्रैप। कभी भी तुम कोई गाड़ी खरीदते हो, उसकी रीसेल वैल्यू के बारे में सोचते हो ना, उसकी रीसेल वैल्यू के बारे में सोचते हो कि हाँ अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा तो ये कितने की बिकेगी। बस यही जरूरत होती है। स्क्रैप वैल्यू हम इसीलिए जानते हैं। हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं एक दिन हम इसको बेचेंगे, तो बेचते बेचते भी ये हमें लॉसेस ना दे करके जाए। हमारा पता है हमारा किस तरीके से, हम क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं अकाउंट्स के अंदर कि 5 लाख रुपए की लेट से मशीनरी है और इसका रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो हम इसकी कॉस्ट को कितना मानते हैं? 4 लाख रुपए मानते हैं। क्यों? वो रेजिडुअल वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस क्यों हो जाती है? क्योंकि सर आज हमने खर्चे तो 4 लाख हैं, लेकिन 1 लाख एज इट इज हमारे पास में वापस आ जाएंगे। 1 लाख एज इट इज हमारे पास वापस आ जाएंगे, तो हमारी कॉस्ट की रिकवरी हो गई। कॉस्ट की रिकवरी हो गई तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी कि उसने मेरी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। अब इन तीनों फैक्टर को मिला करके, इन तीनों फैक्टर्स को मिला करके हम डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकालते हैं, आ जाओ जी दिखाता हूं। देखो सर, मैंने क्या बोला? कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट, मान लो मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट थी, जितनी भी मैंने लगाई थी 7 लाख, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड अदर एक्सपेंसेस टिल पुट टू यूज। अच्छा जी, मेरी एस्टिमेटेड लाइफ थी इसकी मशीनरी की, लेट्स से 7 ईयर्स, ठीक है, और इसको कर लेते हैं चलो 6 ईयर्स, इजी हो जाएगा। 6 ईयर्स मेरे पास इसकी स्क्रैप वैल्यू थी, मान लो 1 लाख रुपए। तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है डेप्रिसिएशन निकालने का? सर डेप्रिसिएशन निकलता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। ये कैसे? सर कॉस्ट थी 7 लाख, माइनस किया 1 लाख, डिवाइड किया 6 ईयर्स से, तो इसका मतलब मेरा डेप्रिसिएशन पर एनम, डेप्रिसिएशन पर एनम 1 लाख रुपए आना चाहिए। यानी कि 1-1 लाख रुपए हर साल तक, 1-1 लाख रुपए हर साल तक मैं क्या कर दूंगा? अपने पास डेप्रिशिएट करूंगा, ठीक है जी। और 7वें साल में मुझे 1 लाख रुपए रिकवर भी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो जी, ये भी सीख लिया हमने। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सर रिकवर कैसे होगा? रिकवर होगा बेटा, कबाड़ी अंकल को बेच देंगे ना, तो कबाड़ी अंकल हमारे को पैसे दे देंगे। तो हम सेम अमाउंट में थोड़ी ना कबाड़ी अंकल को देंगे। नहीं, सेम अमाउंट थोड़ी ना दे रहे हैं। अरे 5 लाख रुपए की चीज है, 5 लाख रुपए की चीज है, जब हमने तो खरीदी उससे थी। कमी में तो देंगे। हाँ तो कम पे ही तो दे रहा हूँ बच्ची, 1 लाख पे ही तो दे रहा हूँ गुड़िया, 1 लाख पे ही तो दे रहा हूँ। देखो फर्स्ट ईयर के अंदर ध्यान से सुनो पहले मेरी बात। ये फर्स्ट ईयर की वैल्यू थी, ये 7th ईयर की वैल्यू है 7 लाख। अब मान लो कि कबाड़ी अंकल 1 लाख पे, आज तो हम सोच रहे हैं ना 1 लाख में बिक जाएगा, आज तो हम क्या सोच रहे हैं 1 लाख में बिक जाएगा। मान लो कबाड़ी अंकल उसको 70,000 रुपए में लेके जाते हैं, तो 30,000 रुपए का हमें प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस हो जाएगा। 70,000 में से 70,000 माइनस हुए, मतलब हमने मांगी थी उसकी वैल्यू कितनी रह गई है? 1 लाख रुपए रह गई है, मान लो 1 लाख रह गई है।
लेकिन कबाड़ी अंकल उसको असली में कितने पे लेके गए हैं, 70,000 पे लेकर के गए हैं, तो 30,000 रुपए का लॉस आ जाएगा हमारे को, उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा देंगे। वो आगे यस की सर। बात है, वो आगे की बात है। अभी के लिए तो हम फर्स्ट ईयर में क्या सोचेंगे कि हमें सही में हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, 1-1 लाख रुपया लगाना है। ठीक है जी, ये है। और किसी कुछ पूछने का है क्या, यहाँ आगे चलूं? अच्छा जी, ये सुनो, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, इसके अंदर हमारे पास है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब सर एक ही दर से डेप्रिसिएशन लगता रहता है, यानी कि सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन लगता रहता है। मान लो मैंने 5 लाख रुपीस की मशीनरी खरीदी थी, हर साल उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, हर साल कितना कितना माइनस हो रहा है, 50,000 ही सेम रेट से माइनस हो रहा है, सेम रेट से हर साल 50,000 माइनस हो रहा है। ठीक है जी, सेम रेट से। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का क्या मतलब है, मैंने 5 लाख रुपीस की मशीनरी खरीदी थी, ध्यान से सुनना है इसको, माइनस किया मैंने पहले साल 10% ऑफ 5 लाख, 5 लाख रुपए का कितना आया, 50,000। अब मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 4,50,000, 4,50,000 रुपए, 4,50,000 रुपए क्लोजिंग वैल्यू है। अब मैं लगाऊंगा डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर 10% ऑफ क्लोजिंग वैल्यू, यानी कि 4,50,000। ठीक है जी, 4.5 लाख रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, कितना, 45,000 आ जाएगा। तो फिर मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, 4,05,000 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर, पहले साल में कुछ और डेप्रिसिएशन होगा, अगले साल में कुछ और डेप्रिसिएशन होगा, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूस होती हुई वैल्यू के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, सिंपल, क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसके बाद में यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है जी हमारे पास में, इसको जरा ध्यान से सुनना और सारे ही ध्यान से सुनना। देखो जी, मैं ये कहता हूं, मैंने मशीनरी खरीदी है 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट है सर, और पूरी लाइफ टाइम के अंदर, पूरी लाइफ टाइम के अंदर ये कितना, इसकी लाइफ के अंदर ये कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, मतलब अब हम ये नहीं देख रहे कि उसके साल कितने हैं, उसके साल कितने हैं ये नहीं देख रहे, हम कहते हैं ये पूरी लाइफ के अंदर, एंटायर लाइफ इसकी कितनी है, कि सर ये जो है 50,000 यूनिट्स बनाती है, 50,000 यूनिट्स बनाती है। कभी कभी आपको ऐसा सुनने को मिलता होगा ना, हम कहते हैं ये बल्ब कितने साल चलेगा, तो वो कहता है जी इलेक्ट्रिक आइटम है, बल्ब चलेगा, आप ये लगा लो कि ये बल्ब जलेगा 700 घंटे, ऐसे बोल देते हैं वो। तो हम कहते हैं अरे यार ईयर्स में बताओ ना, वो कहता नहीं ईयर्स में नहीं बता रहा मैं, अगर पूरे साल तुमने उस बल्ब को नहीं जलाया तो वो खराब नहीं होगा, लेकिन वो जलेगा तो वो डेप्रिशिएट होगा, तो उसकी जलने की लाइफ क्या है, उसकी जलने की लाइफ है 700 घंटे, ऐसा बताया जाता है, कभी कभी ऐसा भी बताया जाता है। बहुत सी कंपनीज अपने प्रोडक्ट की रनिंग लाइफ बताती है, तो उसने क्या बताया, उसने बताया आपकी बारी के 5 लाख रुपए की जो प्लांट एंड मशीनरी है, जिसको आप 5 लाख रुपए दे करके खरीद रहे हैं, उससे आप 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। अच्छा, अब मुझे पता लगाना है जी डेप्रिसिएशन पर यूनिट, पर यूनिट कि अच्छा मुझे अब ये बताओ कि भाई मैं 1 यूनिट से कितना कमा लूंगा और 1 यूनिट पे कितना डेप्रिसिएशन लगा दूंगा। सिंपल है सर, 5 लाख रुपए को आप डिवाइड कर दो 50,000 यूनिट से, ठीक है जी, तो कितना आ गया ये बोलो, 10। यानी कि ₹10 जो है
वो मेरा 1 यूनिट बनाने का खर्चा है। अब मैं निकाल सकता हूं, मान लो मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर कितने यूनिट्स बनाए, मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर सर यूनिट्स बनाए 7000, और 1 यूनिट का खर्चा कितना था सर ₹10। तो इसका मतलब क्या हो गया, 70,000 रुपीज मैंने डेप्रीसिएशन लगाया है फर्स्ट ईयर में टू प्रोड्यूस 7,000 यूनिट्स। अच्छा सर, सेकेंड ईयर में आपने कितने यूनिट्स बना दिए, सेकेंड ईयर में कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई बनाने की, तो 5,000 यूनिट बनाए। तो सेकेंड ईयर में डेप्रीसिएशन 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से सर 50,000 रुपए। तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन लिखेंगे 70,000 रुपए, सेकेंड ईयर का लिखेंगे 50,000 रुपए। सर अच्छा, इसका मतलब ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का ही भाई है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो थर्ड ईयर मैं सुपरमैन बन गया, मैंने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी, मैन पावर बढ़ा दी, तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया। अब 50,000 में से अभी तक मैं कितने बना चुका हूं, 12,000। 50 में से 12 गए तो अगले साल मैंने पूरा का पूरा 38,000 यूनिट्स बना दिए। 50,000 टोटल बना सकता था ना, 50 में से 12,000 तो बना चुका हूं, 7 पहले में और 5 दूसरे साल में, तो 38,000 मैंने नेक्स्ट ईयर में बना दिए सारे के सारे। ठीक है जी, 38,000 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 यूनिट के ऊपर 10 था, तो अगले साल में 3,80,000 रुपीज डेप्रीसिएशन लिख सकता हूं थर्ड ईयर में। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि सर क्या अब फोर्थ ईयर में, मेरे को सबका जवाब चाहिए, अगर मान लो फोर्थ ईयर में मेरे पास में ये प्लांट एंड मशीनरी पड़ी हुई है, तो क्या मैं फोर्थ ईयर के अंदर इसका डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकता हूं, या फिर इससे कोई यूनिट्स बना सकता हूं? बोलो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्या मैं फोर्थ ईयर के अंदर इससे कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं मेरी प्लांट एंड मशीनरी से? जल्दी बताओ। नो सर, नहीं कर सकता। और अगर मान लो मैंने कर भी लिया, तो क्या मैं उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज कर सकता हूं? एब्सोल्युटली नो। ठीक है जी, जरा चेक करना, सर पहले साल में डेप्रीसिएशन कितना ले लिया, 70,000, दूसरे में 50,000, 1,20,000 डेप्रीसिएशन, और 3,80,000 यहाँ पे। टोटल डेप्रीसिएशन कितना क्लेम कर चुके हो सर? 5 लाख रुपए। 5 लाख। और वो किसके इक्वल था? कॉस्ट के इक्वल था। टोटल डेप्रीसिएशन, ये टोटल डेप्रीसिएशन था, और जो कि इक्वल था कॉस्ट के। अब कॉस्ट के इक्वल जब डेप्रीसिएशन आ जाता है, तो भैया मशीनरी कहती है हाथ जोड़ दिए मैंने, और हमारा अकाउंटिंग सिस्टम भी क्या कहता है, हमने हाथ जोड़ दिए। अच्छा सर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रीसिएशन कांट बी, लिखेंगे सभी बच्चे, मोर देन एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, सभी ने लिखना है। yes. ठीक है, तो चाहे आप जुगाड़ करके इससे यूनिट्स बना भी लोगे, तब भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर फोर्थ ईयर में कोई डेप्रीसिएशन नहीं लिख सकते। तो फोर्थ ईयर का डेप्रीसिएशन सर निल है, निल। ठीक है ना? देखो, रेड पेन, ब्लू पेन इसीलिए मैं यूज करता हूं अलग अलग कलर, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं किससे बात कर रहा हूं। जहां पे रेड टिक लगे हुए हैं उसका मतलब मैं टोटल वैल्यू और कॉस्ट की बात कर रहा हूं। जहां ब्लैक पेन से लिखा हुआ फोर्थ ईयर, इसका मतलब मैं उसको निल बोलना चाहता हूं, क्योंकि निल भी ब्लैक से ही लिखा हुआ है। ठीक है ना? चले आगे, समझ में आया? yes. अब सुनो जी, थोड़ा सा और
एक सेकेंड होल्ड करना बच्चों। हाँ जी मेरी बच्चों, आ जाओ। अब एक नई चीज देखते हैं। नई चीज क्या, हमारे को वैसे तो मालूम ही होगा, बावजूद उसके हम कहते हैं क्या कि एक्सपेंडिचर जो है ना वो दो तरीके के होते हैं सर। कौन से दो तरीके के होते हैं सर? तरीका नंबर 1 यानी कि टाइप नंबर 1 एक्सपेंडिचर है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा है सर हमारा मेंटेनेबल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? जिससे कि वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही है। मेंटेनेबल एक्सपेंडिचर कौन सा है हमारा? जैसे जी रिपेयर्स, जैसे कि ऑयलिंग एंड ग्लिवेंजिंग। ऑयलिंग एंड ग्लिवेंजिंग देखो समझाता हूं लाइव एग्जांपल देख करके। तुमने एक बाइक खरीदी और उस बाइक को तुमने खरीदा लेट्स से 2 लाख रुपए का। फिर तुमने क्या किया, लड़कों को ये बात ज्यादा समझ में आएगी क्योंकि वो ऐसी हरकतें करते हैं। फिर क्या किया, उसके ऊपर स्पीड मेंटेन करने के लिए वो क्या कहते हैं, नाइट्रोजन सिलेंडर होता है जो धूम मूवी में भी था, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, जो भी था, तुमने उसकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए एक इक्विपमेंट उसके साथ अटैच कर दिया। अब तुम्हें अंदर से फीलिंग आ रही है सुपरमैन वाली, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि इससे इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। सुपरमैन वाली फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना। कहने का मतलब ये है कि उससे उसकी कॉस्ट इंक्रीज भी तो होनी चाहिए ना। अच्छा चलो इस चीज को छोड़ो, एक जेन्युइन एग्जांपल देता हूं जो सिर्फ लड़के और लड़कियों नहीं सभी के लिए है। मैंने एक गाड़ी खरीदी जो पेट्रोल की गाड़ी थी और उसके अंदर क्या लगा दिया, सीएनजी सिलेंडर लगा दिया। 5 लाख की मैंने गाड़ी खरीदी थी और मैंने उसके अंदर सीएनजी सिलेंडर लगा दिया 1 लाख रुपए का। और अब अगले ही दिन मेरे अंदर विचार आया कि मैं इसको बेच देता हूं। बताओ कितने का बेचूंगा? सर मैं इसको 6 लाख रुपए का बेचूंगा क्योंकि इससे इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। जब कंपनी ने मुझे दिया था सिर्फ पेट्रोल पे चलती थी, आज पेट्रोल और सीएनजी दोनों पे चलती है, इसलिए अंदर से एक फील आ रही है कि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। नॉर्मल से अलग हो गई है मेरी गाड़ी। नॉर्मल गाड़ियां अभी भी कंपनी दे रही है सिर्फ पेट्रोल वाली, मैं गाड़ी दे रहा हूं सर सीएनजी वाली, साथ में सीएनजी भी होगी, पेट्रोल तो होगा ही होगा, सीएनजी भी होगी। तो ये कहते हैं हमारी वैल्यू ना इंक्रीज हो गई। चलो ठीक है। मेंटेनेबल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? मेंटेनेबल एक्सपेंडिचर होते हैं उसी कार का अगर मैं रिपेयरिंग करवाता हूं टाइमली, वर्कशॉप पे ले जाकर के रिपेयरिंग क्या करवाता हूं, सर्विसिंग करवाता हूं, या ऑयलिंग ग्लिवेंजिंग वगैरह करवाता रहता हूं उसकी, तो उससे उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, वो सिर्फ मेंटेन होती है। गाड़ी अगर अच्छे से मेंटेन करके रखोगे, अच्छे से रिपेयर करवा करके रखोगे, सारी चीजें मेंटेनेंस कॉस्ट उसके ऊपर लगाओगे तो सर वो बढ़िया तरीके से चलेगी। दैट डजंट मीन कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ेगी नहीं, कॉस्ट मेंटेन रहेगी। तो दो तरीके की कॉस्ट होती है हमारे पास में, एक तो मेंटेनेबल और एक एक्सपेंडिचर। कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है सर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना मेरे बच्चों, ये ऐड हो जाता है, ये ऐड हो जाता है इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जबकि मेंटेनेबल एक्सपेंडिचर जो होता है ना ये शो किया जाता है इन प्रॉफिट एंड लॉस। डन? लिख लिया ये? चलें आगे? चलो Yes, सर। sir. अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया? आगे ये कहा गया सर कि हमारे को है ना सिस्टम पता करना है। ये देखो नहीं इधर नहीं है, एक सेकेंड मैं इधर बनाता हूं। हमें ना अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग करनी है।
फॉर डेप्रीसिएशन। डन। 3 सिस्टम है हमारे पास में, 3 सिस्टम है। हम ना एक कॉपी लगाते हैं, एक बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं। सर किसका? सर हम बनाते हैं एक मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। और उसके अंदर हम क्या डालते हैं? वैल्यू ऑफ मशीनरी, साथ ही हम उसके अंदर डालते हैं सर डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। ठीक है सर। फिर एक दिन हम इस प्लांट एंड मशीनरी से परेशान होकर के इसको बेच देते हैं, तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी हम इसी अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। ठीक है सर। हमारे को कुछ प्रॉफिट और लॉस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। उसे भी हम किस में ही दिखाते हैं? मशीनरी अकाउंट में ही दिखाते हैं। तो एक सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है आप मशीनरी अकाउंट बनाओ और सारी की सारी रिकॉर्डिंग इसी अकाउंट के अंदर कर। ये अकाउंट इफेक्ट होना चाहिए। दैट डजंट मीन कि सिर्फ हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, मेनली एम्फेसिस हम इसी पे करते हैं, लेकिन एंट्रीज इफेक्ट होती है दूसरे अकाउंट से भी। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि लॉस या प्रॉफिट आया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा, लेकिन दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? मशीनरी अकाउंट पे। अगर मैंने डेप्रीसिएशन लगाया तो वो डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर इफेक्ट करेगा। दूसरा इफेक्ट कहां करेगा? सर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट पे। मशीनरी अकाउंट सेल किया है तो वो कैश पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि पैसा दे करके गया कबाड़ी अंकल हमारे। लेकिन दूसरा इफेक्ट किस पे आएगा? मशीनरी अकाउंट पे आएगा। सिस्टम 1 क्या कहता है? मशीनरी से जुड़े हुए जितने भी इफेक्ट हैं मशीनरी अकाउंट के अंदर दिखाओ। ठीक है गुरुजी, हम दिखा देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट सिस्टम क्या कहता है? कहता है नहीं ऐसा मत करो, गंद मत फैलाओ, एक काम करो आप 2 अकाउंट बना लो। नेक्स्ट सिस्टम बोलता है आप ना 2 अकाउंट बना। कौन कौन से? एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक डेप्रीसिएशन अकाउंट। इसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये करो आप। हमने कहा अच्छा, फिर इससे क्या फायदा होगा? इसके अंदर क्या दिखाना है? सेकंड सिस्टम बोलता है, कहता है आपके पास प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आप दिखा दो वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हमने कहा अच्छा, यानी कि जो आपने परचेज किया। और आप डेप्रीसिएशन जो लगाओ ना हर साल का, वो आप कहां दिखा दो? वो आप दिखा दो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर। यानी कि आप डेप्रीसिएशन के लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर लो, क्योंकि डेप्रीसिएशन हर वो ऐसी चीज है जो हर साल लगता है। क्या प्लांट एंड मशीनरी, एक प्लांट एंड मशीनरी को हम 10 बार बेचते हैं? बेच भी सकते हैं, नहीं भी। जनरली हम सारी की सारी मशीनरी एक बार ही बेच देते हैं। हो सकता है हम उसके पार्ट्स भी बेच रहे हो, लेकिन ज्यादा एंट्रीज किसकी होती हैं? हर साल की डेप्रीसिएशन होती है, यानी कि साल में एक बार तो होता ही है। हम प्लांट एंड मशीनरी को बेचें या ना बेचें, उस पर प्रॉफिट या लॉस हो या ना हो, लेकिन एक चीज हर साल एक बार ही कॉमन होगी, वो लगेगा डेप्रीसिएशन। ठीक है सर। अच्छा, फिर सिस्टम पता है क्या कहता है? कहता है फिर एक काम करना। क्या काम करना? जिस दिन आप इसको बेचने लगोगे ना, जिस दिन आप इसको बेचने लगोगे,
आप इस डेप्रीसिएशन को जो आपने एक्मुलेट कर रखा है आज तक, ठीक है जी, आपके पास में यहां पे क्या आ जाएगी, मैं इसको प्रॉपर लिखता हूं, देयरफॉर एज अ रिजल्ट you will get accumulated depreciation, यानी कि आपका डेप्रीसिएशन इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है सर, डेप्रीसिएशन इकट्ठा होता रहेगा। तो आप क्या करना, जिस दिन आप इसको बेचोगे ना, अब कौन सी डेट आएगी सर, डेट ऑफ सेल। ठीक है, डेट ऑफ सेल आएगी, उस दिन आप क्या करना, उस दिन आप एक काम करना, जितना भी आपका डेप्रीसिएशन एक्मुलेट हो गया हो ना, डेट ऑफ सेल पे आप उसको ले आना किसके अंदर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर। हमने कहा अच्छा, फिर उसके बाद फिर कहते हैं आप एक काम करना, आप इसको बेच देना। मैंने कहा ठीक है, मैं बेच दूंगा। बेचने की एंट्री कहां करूं, बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ही करो। सेल ऑफ एसेट कहां करो, आप डेप्रिसिएशन प्रोविजन में क्यों लिखेंगे? एक सेकेंड जनाब, सेल ऑफ एसेट जो है वो आप कहां लिखो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में लिखो। और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल जो है उसको आप कहां लिखो, उसको भी आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ही लिखो। यानी कि ये चीजें आप करो। जी जनाब, क्या कह रहे थे आप? डेप्रिसिएशन प्रोविजन में क्यों लिखेंगे? हाँ, क्यों लिखा है बेटा, ऐसा है, डेप्रीसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाया ही इसलिए गया था। सिस्टम समझो, पहले सिस्टम के अंदर हमने क्या बोला, पहले सिस्टम के अंदर हमने बोला कि सर सारे के सारी चीजें जो हैं आप एक ही अकाउंट के अंदर लिख दो। फिर हमारा अकाउंटेंट परेशान हो गया, एक ही कॉपी लगाई उसने, सबका इफेक्ट एक ही जगह पे दिखा रहा था प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर। वो परेशान हो गया, कहता है यार मिस्टेक्स है ना बहुत ज्यादा होती हैं। तो उसने क्या किया, 2 कॉपी लगा ली। जैसे मान लो मेरा वर्कलोड तुम्हारे पे बहुत ज्यादा हो, मैं तुम्हें क्लास वर्क भी बहुत ज्यादा कराता हूँ, होमवर्क भी बहुत ज्यादा कराता हूँ, तो तुम क्या करोगे, 2 कॉपीज मेंटेन कर लोगे ना। अरे यार सिर दर्द हो जाता है, एक ही कॉपी में काम करके अलग अलग बना लेते हैं। ऐसे ही इन्होंने भी क्या कर लिया, सेकंड सिस्टम के अंदर 2 अकाउंट बना लिए कि सर गलतियां कम हो। तो गलतियां कम हो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक लाइफ है प्लांट एंड मशीनरी की, इस लाइफ के दौरान आप एक बुक में कुछ और लिखोगे और एक बुक में कुछ और लिखोगे। 2 बुक्स बना ली, एक तो बना लिया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और दूसरा बना लिया प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। यानी कि हम उसका प्रोविजन बना दिया हमने। अब हर साल जितना भी डेप्रीसिएशन लगता है ना, हम कहाँ चार्ज करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में ही चार्ज करते हैं हर साल, ताकि मिस्टेक्स कम हो। पहले वाले सिस्टम के अंदर सारी चीजें साथ में ही लिखी जा रही थी। अब हमें क्या पता लग रहा है, हमारे प्लांट की वैल्यू 5 लाख रुपए थी, डेप्रीसिएशन कहां इकट्ठा हो रहा था, डेप्रीसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में इकट्ठा हो रहा था। हमारे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी दिखेगी सर, जब इसके ऊपर डेप्रीसिएशन ही नहीं लगेगा तो क्या होगा, तो सर हमारे प्लांट की वैल्यू वही बनी रहेगी। कब तक, जिस दिन इसका डेट ऑफ सेल नहीं आ जाता, जिस दिन इसका डेट ऑफ सेल नहीं आ जाता तब तक इसकी वैल्यू सेम दिखेगी जिस वैल्यू पे हमने इसको खरीदा था। ठीक है सर, जिस दिन डेट ऑफ सेल आ गया हम बुला लेंगे अपने डेप्रीसिएशन को, कहां से, एक्मुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट से बुला लो जी, आ गया वो। यानी कि इंसान ये तू है और ये तेरे पापों का घड़ा। कहने का मतलब आज डेट ऑफ सेल है, आज बेचने लगे हैं उसको।
तो हमने क्या बोला, हमने बोला प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू ये है जो नई दिख रही है, जो खुद को कहती है नई हूं, यानी कि अभी तक 1 रुपए का भी डेप्रीसिएशन नहीं लगा। हमने कहा अच्छा डेप्रीसिएशन नहीं लगा, बुला लो डेप्रीसिएशन अकाउंट से डेप्रीसिएशन को, उसके सामने लाके खड़ा कर दिया। अब एक्चुअल कॉस्ट उसकी सामने आ गई कि आज तक डेप्रीसिएशन उसके ऊपर 3 लाख लग चुका है, तो 5 लाख की मशीनरी तो 5 की नहीं रही है, 3 लाख का डेप्रीसिएशन तेरे सामने आकर के खड़ा कर दिया है हमने, किसमें, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर, यानी कि तेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी रह गई है, 2 लाख रुपए रह गई है। अब इसको फिर बेच देंगे, और उसको बेचने पे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उससे भी क्या इफेक्ट होगा, प्रॉफिट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ही इफेक्ट होगा। ये बात मेरी समझ में आई सब बच्चों को? जल्दी बताओ। शालिनी Yes, जी मेरी बात समझ में आई आपको? yes sir. चलो ठीक है, आ जाओ जी। तीसरा सिस्टम क्या कहता है, तीसरा सिस्टम और भी बढ़िया है। तीसरा सिस्टम कहता है देखो यहाँ पे तो फिर भी क्या नाम है, तुम लोग जो थे वो 2 अकाउंट बना करके एक अकाउंट का अमाउंट दूसरे अकाउंट के अंदर फिर से उसी अकाउंट के अंदर लेकर के आ रहे थे, लेकिन चलो पहले सिस्टम से तो बेटर है। तीसरा सिस्टम कहता है मैं और भी बेटर हूं। हमने कहा कैसे बताओ, कहता अभी दिखाता हूं। तीसरे सिस्टम ने क्या बोला हमें, तीसरे सिस्टम ने बोला कि आप 3 अकाउंट बनाओ, 3 सेपरेट अकाउंट बनाओ। अच्छा जी, कौन कौन से? एक तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओ, एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाओ। ठीक है, अभी इतना ही सुनेंगे। तो हमें मालूम है कि यहां पे क्या लगता है, यहां लगता है सर कॉस्ट ऑफ एसेट लिखी जाती है जितने पे हमने परचेज किया, ठीक है जी। और यहां क्या लिखा जाता है, यहां लिखा जाता है सर एक्युमुलेटेड डेप्रीसिएशन, यानी कि हर साल का डेप्रीसिएशन। बस हमने कहा अच्छा ये तो मजे हैं, अब क्या करें? तो कहता है अब है ना तुम तीसरा अकाउंट ओपन कर लेना। कौन सा वाला? एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये ओपन कर लो। हमने कहा जी इसकी क्या जरूरत है? बोले जरूरत है। कहता है अच्छा इसको कब कब ओपन करना है? इसको ऑन द डेट ऑफ सेल ओपन करना है। सेल ऑफ व्हाट? सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि ये क्या है? सर एक अकाउंट बना लिया हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ओके। फिर हमने बना लिया सर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। उसका क्या मोटिव था? डेप्रीसिएशन को अलग रखना। तीसरा, हमने जिस दिन सेल कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी की, उस दिन एक अकाउंट ओपन कर लिया। कौन सा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब क्या करेंगे? करना क्या है सर? कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूं उतना ही करना है। आप जाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के पास और इसकी वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर द वैल्यू, एरो दिखाई दे रहा है ना, कहां से कहां चली गई? टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, जिस दिन डेट ऑफ सेल आएगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट खुलेगा, उस दिन एसेट अकाउंट से, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या मंगा लेंगे? वैल्यू मंगा लेंगे। कौन सी वैल्यू? जो एसेट की वैल्यू है। ओके सर, आपने कहा, हमने मान लिया। अच्छा जी, हम ये कहते हैं कि हमारे पास में कुछ डेप्रीसिएशन भी होगा ना? हाँ सर है, डेप्रीसिएशन है इसका, उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो। कहां बुला ले सर? बुला लो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। रेड पेन से बनाया मैंने ताकि दोनों Sir, वैल्यूज अलग अलग आप आइडेंटिफाई कर सको। तो हमने क्या बोला? ट्रांसफर द एक्युमुलेटेड डेप्रीसिएशन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये स्टेप्स फॉलो कर, यानी कि हमने क्या कर लिया? हमने अब की बारी डेप्रीसिएशन अकाउंट से
एक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में नहीं लेकर के गए। हमने एक नया अकाउंट खोला, साफ सुथरा अकाउंट। हमने बोला हाँ भाई एसेट की वैल्यू आ जा, हाँ भाई डेप्रिसिएशन की वैल्यू तू भी आ जा, दोनों अकाउंट को एक, दोनों वैल्यूज को एक अकाउंट में बुला लिया। ठीक है सर, ओके। अब इसके नाम से पता लग रहा है कि इसका यूटिलाइजेशन क्या होने वाला है। सर इसको है ना अकाउंट को खोला गया है एसेट को बेचने के लिए, तभी इसका नाम क्या है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ठीक है ना, तो एसेट को तो सेकंड मेथड में भी तो हम लोग सेल कर रहे थे। हाँ सेल कर रहे थे, लेकिन कौन से अकाउंट से सेल कर रहे थे, प्लांट एंड मशीनरी से। अब किससे कर रहे हैं, से एक ही बात तो हुआ, बस ना हाँ अकाउंट एक चेंज बात हो गया कैसे है। हुआ बाबू, एक बात कैसे हुआ, बस अकाउंट एक नया ओपन बस हो गया है। अकाउंट एक, बस एक अकाउंट का ही तो डिफरेंस है। सेल तो वहां पे भी था, तो सेल तो फर्स्ट वाले में भी था, सेल सर, फर्स्ट एक ही वाले में। क्वेश्चन को दो मेथड में कर सकते हैं ये दोनों। क्या जी क्या क्या पूछ रहे यार हैं? सेकंड और थर्ड मेथड में दोनों में कर सकते हैं। हाँ एक ही क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से, सेकंड मेथड से, थर्ड मेथड से, तीनों से कर सकते हैं, तीनों से कर सकते हैं, Yes. दोनों से क्या, तीनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि तीनों मेथड से बताओ जी, तीनों अकाउंटिंग सिस्टम से बताओ, ऐसा नहीं पूछेंगे वो तुमसे। ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने तुमसे अकाउंट्स का पेपर लेना है, डेप्रिसिएशन का पेपर थोड़ी लेना है। अच्छा देखो सुनो जी, तो हम क्या कहते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है सर, पहले हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते थे, फिर हम दो अकाउंट बनाने लगे, अब हम तीन अकाउंट बनाने लगे, मिस्टेक्स कम होंगी। हमने क्या कर लिया, एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर दोनों वैल्यूज को बुला लिया, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, नंबर 1 वैल्यू ऑफ एसेट। अब क्या है इसके अंदर, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। दूसरा डेप्रीसिएशन, इसको एक्मुलेटेड डेप्रीसिएशन लिखो, यानी कि आज तक का जुड़ा हुआ डेप्रीसिएशन, एक्मुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं इसके अंदर, आ गई है ना ट्रांसफर करने से। तीसरी चीज हम इस अकाउंट के अंदर क्या लिखेंगे, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि जितनी वैल्यू पे हमने इसको सेल किया। और चौथी चीज प्रॉफिट और लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो ये चीजें लिखेंगे, यानी कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट का जन्म ही हुआ था एसेट को डिस्पोज ऑफ करवाने के लिए, और एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है तो भाई उससे हमने दोनों की वैल्यूज बुला ली उनके उनके अकाउंट से, और उसके बाद उसको सेल कर दिया, और उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस था वो भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ही आया। ये तीन सिस्टम है जी हमारे पास में, जिस तरीके से हम अकाउंटिंग एंट्रीज सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ये तीन सिस्टम। अकाउंटिंग जी सर, जब हम रियल लाइफ में अकाउंटिंग करते हैं तो फिर हम जर्नल एंट्रीज लिखते हैं, फिर हम सिर्फ अकाउंट्स बनाते हैं। बेटा रियल लाइफ के अंदर हम अकाउंटिंग एंट्री, जर्नल एंट्री भी करते हैं, और उनके लेजर अकाउंट भी बनाते हैं, उनके फाइनल अकाउंट भी बनाते हैं, उनके ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं। लेकिन पता है क्या होता है आजकल, क्या होता है आजकल, ये होता है अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाता है और साथ में दे दिया जाता है एक सॉफ्टवेयर, लेट से टैली दे दिया, लेट से सैप दे दिया, लेट से क्या नाम है बिजी दे दिया। तो ये ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वहां पे ना सबके अकाउंट बने हुए होते हैं, हमने उनके ऊपर सिर्फ नाम डालना होता है। ठीक है जी, और जर्नल एंट्री करते हैं हम जिस तरीके से आपने किया कि जी हमारे पास में वाउचर दिखाओ, उस स्टेटमेंट से, मैं ना एक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, एक स्टेटमेंट से रिलेटेड आप पूछते हैं और उसके ऑप्शन में जाते हैं, कहते हैं कि इस स्टेटमेंट से रिलेटेड मेरे वाउचर दिखाए जाए, तो वो 4 तरीके के वाउचर आपको दिखा देता है, 2 तरीके के वाउचर दिखा देता है। आप कहते हैं इस स्टेटमेंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री, क्यों, क्योंकि सिस्टम के अंदर
आपने उस अकाउंटिंग एंट्री को, उस इवेंट को रिकॉर्ड कर दिया, तो वो अपने आप ही सारे सॉफ्टवेयर अपने आप ही सारे के सारी अकाउंटिंग कर लेता है, सब इफेक्ट दिखा देता है। वो इस तरीके से बना हुआ है कि अपने आप ही सारे इफेक्ट दिखा देता है। अच्छा सर, फिर ऐसा करने की वजह से तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जैसा चैप्टर जो हमने पढ़ा था या पढ़ेंगे, वो तो बिल्कुल खत्म ही हो जाता होगा? नहीं खत्म होता, वो भी खत्म नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि इंसान, ह्यूमन टेंडेंसी है गलतियां करनी ही करनी है। सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से गलतियां नहीं करने दे रहा, लेकिन इंसान फिर भी गलत पोस्टिंग कर रहा है। डेटर को क्रेडिटर के अकाउंट में लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर रिपेयर्स लिख दिए। ऐसी गलतियां इंसान ही करता है, कंप्यूटर नहीं करता। ठीक है, मेरी बात का जवाब मिला आपको बेटा? यस सर। तो सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप शायद ये सोच रही हैं कि अकाउंटेंट भाई साहब जो है वो लेकर के बैठेंगे, पहले जनरल एंट्री बनाएंगे, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। अकाउंटेंट भाई साहब तो सिर्फ एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, कंप्यूटर अंकल सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा जी, अकाउंटिंग एंट्रीज, लेकिन बेटा हमें तो पेपर पास करना है ना, हमें तो पेपर पास करना है, हमें तो सीखना पड़ेगा। यस सर। फॉर सिस्टम 1, देखो जी, हमारे पास में जब हम परचेज करेंगे, परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी करेंगे सिस्टम 1 के अंदर। सिस्टम 1 के अंदर ही हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और सिस्टम 1 के अंदर ही एक ही प्लांट एंड मशीनरी के अंदर हम क्या करेंगे सर? सेल ऑफ एसेट भी करेंगे, और सिस्टम 1 के अंदर एक ही अकाउंट के अंदर प्रॉफिट या लॉस भी आएगा, ऑन सेल भी आएगा। ये हमने अभी पढ़ा। तो सर अब इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? इनकी जर्नल एंट्रीज होगी सर, पहले परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी और बैंक दोनों ही हमारे एसेट हैं। जो एसेट बढ़ जाता है वो डेबिट हो जाता है, जो एसेट घट जाता है वो क्रेडिट हो जाता है। अगली एंट्री लगेगी सर हमारे पास में डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। डेप्रीसिएशन अपने आप में एक एक्सपेंस या लॉसेस है। एक्सपेंस और लॉसेस जब एग्जिस्टेंस में आते हैं डेबिट हो जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से। और डेप्रीसिएशन लगने की वजह से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है। प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो अब परचेज की रिवर्स एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, यानी कि अब वो बैंक बढ़ गया और प्लांट एंड मशीनरी घट गया। ठीक है जी, प्रॉफिट या लॉस, पहले हम बात करते हैं ए पॉइंट की, प्रॉफिट की, और फिर हम बात करेंगे बी पॉइंट यानी कि लॉस की। पहले प्रॉफिट और उसके बाद में लॉस। देखो जी, प्रॉफिट और लॉस कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। ठीक है जी, तो अगर हमें प्रॉफिट आता है तो हम क्या कहते हैं? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट्स क्या होते हैं हमारे? क्रेडिट होते हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से। अगर हमें रेवेन्यू, इनकम या प्रॉफिट्स या गेन्स होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। लॉसेस, एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो वो डेबिट होते हैं। ठीक है जी, तो अगली एंट्री इसकी रिवर्स हो जाएगी बिल्कुल। P&L अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, ये एंट्रीज फटाफट से नोट कीजिए, जल्दी से जल्दी से, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा अकाउंटिंग एंट्रीज इन सिस्टम 2। ठीक है जी, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब अकाउंटिंग एंट्रीज इन सिस्टम 2। सिस्टम 2 के अंदर क्या कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं सर? एक तो हमने बनाना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट।
और प्लांट डेप्रिसिएशन। एंड मशीनरी अकाउंट, और साथ ही हमने क्या बनाना है सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके सर। और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में हमने क्या क्या एंट्री करनी है, सबसे पहले ध्यान से देखना, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। और यहाँ किस चीज की एंट्री करनी है, यहाँ करनी है डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट डेप्रिसिएशन। एंड मशीनरी। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की वही एंट्री है सर, क्या एंट्री है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल सही। और डेप्रीसिएशन वही एंट्री है सर, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब की बार प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिखने की जगह हम क्या कर देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, सर प्रोविजन जो होते हैं वो अपने आप में एक लाइबिलिटी होती है, एक ऑब्लिगेशन होते हैं, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया जी एंट्री, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है सर। अब एक दिन आएगी सर डेट ऑफ सेल, एक दिन क्या आएगी, डेट ऑफ सेल। ऑन डेट ऑफ सेल हम एक एंट्री बनाएंगे, किस चीज की, ट्रांसफर ऑफ डेप्रीसिएशन टू, ट्रांसफर ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिखो बेटा, इसको सही वर्ड यूज करना चाहिए ना, ट्रांसफर ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रीसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो इसकी क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी सर, अब देखो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफेक्ट सोचो, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डेप्रीसिएशन के आने से क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर दूं, हाँ सर कर दो। डेप्रीसिएशन आ कहां से रहा है सर, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से आ रहा है, उसको डेबिट कर देते हैं। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट अब खाली हो गया, क्योंकि उसके अंदर अब खाली यूं हो गया कि एक ही प्लांट एंड मशीनरी, में क्या एज्यूम कर रहा हूं, एक ही प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू उसके अंदर थी, तो खाली हो गया या कम हो गया, लाइबिलिटी थी ये, लाइबिलिटी कम हो जाती है तो क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो हम क्या लिख देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये डेट ऑफ सेल पे जब हम ट्रांसफर करेंगे ना डेप्रीसिएशन को, तब की एंट्री है, ठीक है सर, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सर दे बोथ रिमेन सेम। सर एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर होता है ना, नहीं जी, वो सिस्टम 3 है, मैं सिस्टम 2 की बात कर रहा हूं, जागते रहो। सेम एज सिस्टम फर्स्ट, पहले सिस्टम के अंदर जो बताया गया था वही, ठीक है। ये अकाउंटिंग एंट्री सबने लिखी, जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक है, ओके डन। नहीं लिखी तो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगर कोई बच्चा जिसने नोट नहीं किया या स्क्रीनशॉट नहीं लिया, वो बैक करके पूछना चाहता है कि सर 1 मिनट जरा बैक करना, मैं देखना चाहता हूं, तो मैं उसको वो भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कहना आपको पड़ेगा। चलो जी, अब अगला सिस्टम क्या है, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी देख लेते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर सिस्टम थर्ड। हाँ जी, इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट बनते थे जी, सर 3 अकाउंट बनते थे, एक तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट,
दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, और तीसरा सर एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहली एंट्री प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने की, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो हम क्या लिख देंगे, सेम एज सिस्टम 1 and 2। ठीक है, इतना लंबा लिखने की बजाय इसके अंदर जनरल एंट्री ही लिख लेते, है ना, इतना लंबा ही हो गया लिखने में, हम सोच रहे थे कि शायद समय बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर डेप्रीसिएशन अगर हम लगाएंगे, वो कहां लगाएंगे, डेप्रीसिएशन हम लगाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर, तो उसकी क्या जनरल एंट्री हो जाएगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, हाँ जी सर। अब इसी तरीके से काम चल रहा था, ठीक है जी, चल रहा था। हमारा एक दिन आ गया सर, क्या, डेट ऑफ सेल, ये आ गई डेट ऑफ सेल। इस दिन क्या खुला, इस दिन क्या खुला, इस दिन एसेट डिस्पोजल अकाउंट खुला। तो हमें क्या करना होगा, अब ध्यान से देखिएगा, हमें नंबर 1 ट्रांसफर करना होगा ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। नंबर 2 काम क्या करना होगा सर, हमें ट्रांसफर करना होगा ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रीसिएशन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तीसरा काम क्या करना होगा, हमें सेल करना होगा ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और सर हमारे को चौथा काम क्या करना होगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस और लॉस निकालना होगा ऑन सेल ऑफ सेल प्लांट एंड मशीन। ठीक है, ये चारों काम करने होंगे। अच्छा जी, अब जब हम ट्रांसफर करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, तो हमारे पास में एंट्री क्या बनती थी सिस्टम 2 के अंदर, सर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता था, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो गई अपने अकाउंट से, वैल्यू जब यहां ट्रांसफर हो गई। मैं प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी, ये मैंने गलत जगह पे लिख दिया, मैं ये गलत जगह पे लिख बैठा था बच्चों, ध्यान से सुनो और दोबारा सुनो। पहले मैंने क्या किया, मैंने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर जो है वो वैल्यू बुलाई, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से वैल्यू बुलाऊंगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है, यानी कि वो ट्रांसफर हो गई है कहां पे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो वो अकाउंट से ट्रांसफर हुआ, वो अकाउंट खाली हो गया, वो अपने आप में एक एसेट अकाउंट था, वो अकाउंट खाली हो गया यानी कि कम हो गया, तो इसका मतलब टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और एसेट आ कहां गया है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है सर, इसी तरीके से लाइबिलिटी जब ट्रांसफर करता हूं तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता था, सिस्टम 2 के अंदर समझाया था अभी। और अब ये पहुंचा कहां है, ये पहुंच गया है एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, तो टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यूज तो आ गई हमारे पास में, अब हम कर देंगे सर सेल, और सेल करते हैं तो हमारा बैंक बढ़ जाता है,
तो बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट? नहीं सर, वहां से तो वैल्यू यहां शिफ्ट हो चुकी है एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, तो अब इफेक्ट कहां आएगा? टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और प्रॉफिट और लॉस भी कहां हो रहे हैं? एसेट डिस्पोजल अकाउंट ही हो रहे हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ही हो रहे हैं। तो इफ इट इज द केस ऑफ प्रॉफिट और इफ इट इज द केस ऑफ लॉस, तो प्रॉफिट होते हैं तो कहां पे इफेक्ट होता है सर? पी एंड एल अकाउंट में। और दूसरा इफेक्ट कहां पड़ जाएगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। प्रॉफिट होते हैं तो वो किधर की तरफ कहां लिखे जाते हैं? क्रेडिट में लिखे जाते हैं सर। तो पी एंड एल अकाउंट, टू पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा और यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट डेबिट कर दूंगा। लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अच्छा सर, अब दूसरा अकाउंट यहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है? दूसरा इफेक्ट हो रहा है सर एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट एंट्री क्या बन गई? एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। और लॉस के केस में पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा थर्ड सिस्टम था जिसके हिसाब से हमने एंट्रीज की। लो स्क्रीन को थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं। ये लो बच्चों, अब आप नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी, अब बताइए मेरे को, किसी ने कुछ पूछना है आज की क्लास से रिलेटेड? जल्दी से बताओ फटाफट से। कोई चैट बॉक्स में कुछ बोल रहा है? अरे माइक ऑन करो, खुद ही बोल दो। सर, ड्यू टू सम रीजन आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड प्रीवियस क्लास, कैन यू प्लीज ब्रीफ मी? एंड सिमरन जीत सिंह कह रहे हैं प्लीज रिपीट सेकेंड एंट्री। अनिका बेटा, आपको हेल्प डेस्क से, हमारे इंस्टीट्यूट के हेल्प डेस्क से लास्ट क्लास डेप्रिसिएशन चैप्टर अभी शुरू किया मैंने आज। ठीक है, तो जो क्या नाम है आपके पास में वो है ना हेल्प डेस्क, हमारा मैम है मनमीत मैम, उनसे आप ले सकती हैं। नंबर 1, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमने ये चैप्टर इसी क्लास में शुरू किया है, तो प्रीवियस इसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी। नंबर 1। नंबर 2, फिर भी अगर आप चाहें सर मैंने एक क्लास नहीं अटेंड की, तो उस क्लास में क्या हुआ था वो आप मैडम से ले सकती हैं। अच्छा जी, अब गुरप्रीत जी थे हमारे पास में, वो पूछ रहे थे कुछ, उन्होंने कौन सी सेकेंड एंट्री पूछ रहे थे? गुरप्रीत बेटा अपना माइक ऑन करो, माइक ऑन करो और पूछो बेटा कहाँ पे दिक्कत है, क्या पूछना है? गुरप्रीत सर बेटा। डेप्रिसिएशन वाला। हाँ जी बेटा। ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट की एंट्री एक बार समझा दीजिए। हाँ जी बेटा बिल्कुल, मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड, आपको ये थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं स्क्रीन को जी। मेरे हिसाब से अब ये सेकेंड एंट्री पूछ रहे है ना बेटा? देखो इसके अंदर क्या है, हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, कहां पे? एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। तो अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर था ना एसेट डिस्पो, क्या नाम है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर था ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो अपने आप में एक लाइबिलिटी अकाउंट है। लाइबिलिटी ट्रांसफर हो रही है दूसरे अकाउंट के अंदर, तो अपने अकाउंट में वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से। ठीक है, और ये कहां पहुंच रही है? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में पहुंच रही है, तो वो क्या हो जाएगा? अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि मैं आपको एक बात बताऊं, एक लॉजिकली बात बताऊं कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट का ना अपना कोई दीन ईमान नहीं है। जब उसके अंदर एसेट की वैल्यू ट्रांसफर की जाती है तो वो एसेट की तरह से अपना रूप अख्तियार कर लेता है। जब लाइबिलिटी की वैल्यू डाली जाती है तो लाइबिलिटी के हिसाब से कर लेता है। जब सेल की वैल्यू की जाती है तो सेल की वैल्यू के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग एंट्री बना लेता है। और जब प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं
तो वो अपने हिसाब से काम कर लेता है। मतलब हमें क्या करना है, हमें ना सिर्फ एक इफेक्ट को देखना है कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या था, एक तरीके की लाइबिलिटी थी, और ये लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर हो रही है, सर एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हो रही है। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूं तुम्हारे को, CLE और R। C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज और E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, A स्टैंड्स फॉर एसेट्स, ठीक है जी, और R स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू, गेन्स या कुछ भी। बस यही गेम है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स का, ठीक है, ये 5 चीजें। अब देखो, जब कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू बढ़ते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं, और घटते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। और जब एक्सपेंडिचर और एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, और घटते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। यही चीज हमें फॉलो करनी है बस डेबिट और क्रेडिट के रूल्स में। जिंदगी भर क्लियर को याद रखो, CLEAR, क्लियर का फंडा याद रखो। जिंदगी भर अपने मन में अकाउंटिंग को सोच करके एंट्री बना लोगे, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। क्लियर के फंडे को याद रखो, अपने आप जर्नल एंट्री, क्योंकि मन खुद गवाही देता है। इवेंट क्या हो रहा है, इवेंट को सोचो, इवेंट को सोचो, इवेंट हो क्या रहा है, फिर उसके ऊपर डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करो। जर्नल एंट्री बन गई, लेजर पोस्टिंग आ गई, लेजर पोस्टिंग आ गई, ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रायल बैलेंस आ गया, सर फाइनल अकाउंट बन गया, फाइनल अकाउंट बन गया, सर हम जग जीत गए, हमने अपने इन्वेस्टर को खुश कर लिया, हमें अच्छे फाइनल अकाउंट बनाने आते हैं और एक्यूरेट, ट्रू एंड फेयर बनाने आते हैं। ठीक है जी, ये बेस है हमारा। गुरप्रीत जी कोई और डाउट है तो पूछिए। नो सर। अच्छा जी, तो बेटा किसी और का कोई और डाउट तो नहीं है? चलिए फिर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।